अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFUI ऑफिशियल। तो गाइस आज इंडिया ऑलमोस्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से जो है आउट हो गई है, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। 120 125 पे 3 आउट थे और 155 पे ऑल आउट होके बकायदा बीजीटी भी ऑलमोस्ट उनके हाथ से चले गई है। और आप ये बोल सकते हैं कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से भी इंडियन टीम बाहर हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं इंडियन जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की दौड़ से इंडिया के बाहर होने के बावजूद भी वो इस चीज को इतना डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जगह बाबर आजम के T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो गाइस बाबर आजम कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं इस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में, यही चीज मैं डिस्कस करने के लिए आज आपके सामने पूरे साल के जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो लेकर आया हूं बाबर आजम के, कि बाबर आजम क्यों जो है वो नॉमिनेट हुए प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। अच्छा, उसके बरक्स जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी सेलेक्ट हुए। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस को लेके ये कह रहे हैं कि बाबर आजम क्यों सेलेक्ट हुए, तो आप तो फिर सिकंदर रजा को भी बोल सकते हैं। जिम्बाब्वे ने कौन सा कुछ उखाड़ लिया पूरे साल में? हाँ, सिकंदर रजा की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस हैं। अच्छा, फिर अगर आपको इशू ही रेस करना था तो आप अर्शदीप पे करते क्या? अर्शदीप की जगह आप हार्दिक पांड्या को ले लेते। ठीक है, अर्शदीप ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट दिए, लेकिन बुमराह को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? फिर ठीक है ना, रोहित शर्मा को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? लेकिन आप ये सब चीजें छोड़ के बाबर आजम के ऊपर आ रहे हैं। तो आज मैं पूरे साल का स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा बाबर आजम का 2024 का, आपकी स्क्रीन के सामने भी आएगा। गाइस 2024 का आगाज बाबर आजम करते हैं न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज से, जो कि 5 मैचों पे मुश्तमिल T20 सीरीज होती है। उस मैच में बाबर आजम ने क्या स्कोर किया, आपके सामने स्क्रीन पे पूरे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं बाबर आजम के। गाइस 12 जनवरी को पहला मैच खेला जाता है न्यूजीलैंड में और बाबर आजम 35 बॉलों पे 57 रन बनाते हैं। 162 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 163 बोल सकते हैं। अच्छा, बाबर आजम को निशाना तो बनाया जा रहा है और साथ में भी कहा जाता है कि यार 131 132 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम कौन सा T20 प्लेयर बन गया। तो आज मैंने सोचा विद स्ट्राइक रेट जो है बाबर आजम के स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को दिखाया जाए। देखिए, एज अ ओपनर और जो क्लास बाबर आजम की है, जिस तरह की बैटिंग स्टाइल बाबर आजम की और जिस तरह का रोल बाबर आजम को दिया जाता है, उस हिसाब से 162.86 ऑलमोस्ट 163 का स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं, नाकाबिले दीद है। उसके बाद अगेन 50 स्कोर करते हैं बाबर आजम, 57। उसके बाद फिर अगेन न्यूजीलैंड के खिलाफ अगेन 50 स्कोर करते हैं। 43 बॉलों पे 66 रन स्कोर करते हैं, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर, और 153.49 का स्ट्राइक रेट। तीसरे मैच में 37 बॉलों पे 58 रन स्कोर करते हैं। साल की शुरुआत T20 के अंदर बाबर आजम लगातार 350 लगाकर करते हैं, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंदर। अगेन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 156, पहले में 162, 153, फिर 156, ऑलमोस्ट 157। फिर अगेन 4 T20 में भी बाबर आजम 11 बॉलों पे 19 रन बनाते हैं। यहाँ पे रन तो ज्यादा नहीं बनाते, लेकिन अगेन स्ट्राइक रेट 172.73। फिर 5th T20 के अंदर अगेन बाबर आजम जो है 24 बॉलों पे 13 रन बनाता है, जिसके अंदर 54 का स्ट्राइक रेट होता है। चले, ये इनिंग्स जो थी बाबर आजम की बड़ी शफलिंग इनिंग्स थी, बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर इस टूर की बात की जाए जो बाबर आजम ने किया न्यूजीलैंड के अंदर, 142 के स्ट्राइक रेट से 213 रन बनाए। इसी तरह से गाइस न्यूजीलैंड आती है पाकिस्तान के अंदर, अगेन 5 T20 खेलती है। पहला T20 बारिश की नजर हो जाता है, दूसरे 20 में 13 पे 14 बाबर आजम बनाते हैं, 107 का स्ट्राइक रेट। और फिर अगेन 3rd T20 के अंदर 29 बॉलों पे 37 रन बनाते हैं, जो कि 127.59 का स्ट्राइक रेट होता है। फिर 4th T20 के अंदर 4 बॉलों पे 5 रन बनाते हैं, 125 का स्ट्राइक रेट, और फिर 44 बॉलों पे 69 रन बनाते हैं, मतलब 156.82। अगेन अगर इस सीरीज का एवरेज स्ट्राइक रेट देखा जाए बाबर आजम का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो 138.89 का स्ट्राइक रेट है। मतलब T20 के ईयर की शुरुआत में ही बाबर आजम ने 10 T20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले, जिसके अंदर एक मैच जो था वो बारिश की नजर हो गया। 9 मैचों के अंदर बाबर आजम ने ऑलमोस्ट 4 50 मारी हैं, जिसके अंदर फिर एक 40 भी है, 30 भी है। अगेन फिर बाबर आजम आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में खेलते हैं, 3 T20 के अंदर 2 50 स्कोर करते हैं। पहले मैच के अंदर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 43 बॉल्स के अंदर 57 रन बनाते हैं, 132.56 का स्ट्राइक रेट। दूसरे मैच में फेल हो जाते हैं 4 पे 0। फिर अगेन तीसरे मैच में 42 बॉलों पे 75 रन बनाते हैं, 178.57 का स्ट्राइक रेट। गाइस अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि यार आयरलैंड के खिलाफ 50 मारी है, इससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 50 मारी है साल के शुरू में, आप वो काउंट नहीं करेंगे। जो नेगेटिव बंदे के जो क्रिकेट से प्यार करता है ना, वो क्रिकेट को प्रमोट करेगा।
देखो फैंस तो होते हैं क्रिकेटर का, लेकिन एक होता है क्रिकेट का फैंस होता है जो सच को सच बोलता है, झूठ को झूठ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल के स्टार्ट में ही बाबर आजम ने किस तरह से 50 स्कोर किया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो शुरू के 13 मैचों के अंदर बाबर आजम ने ऑलमोस्ट 6 50 मारी हैं। यार इस तरह से कहां देखा जा सकता है, इस तरह से जो कंसिस्टेंसी देखी जाती है। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स हैं इंडिया में, वो ये बोलते हैं कि बाबर आजम को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। भाई ऐसे सेलेक्ट किया जा सकता है कि बाबर आजम का 2024 का जो आगाज था ना, वो इनक्रेडिबल था। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 होते हैं, उसमें बाबर आजम 26 पे 32 बनाते हैं 123 के स्ट्राइक रेट से, 22 पे 36 बनाते हैं 163 के स्ट्राइक रेट से। देखें एज अ ओपनर अगर आप 20 25 30 रन भी बनाते हैं ना, विच इज इनफ, बहुत होते हैं। लेकिन बाबर आजम के सराउंडिंग में क्योंकि पाकिस्तानी टीम खेलती है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम 50 या सेंचुरी बनाए, उससे कम ना बनाए। उसके बावजूद भी 141 का स्ट्राइक रेट रहा इंग्लैंड के टूर पे बाबर आजम का। जो बंदा अपने करियर में 128 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, लेकिन अगर आप उसकी 2024 की परफॉर्मेंसेस देखें तो 150, 160, 140, 138 इस स्ट्राइक रेट से वो बंदा सीरीज खेल रहा है। अगेन फिर इंग्लैंड के बाद वर्ल्ड कप आता है T20 वर्ल्ड कप। यूएस के अंदर 100 का स्ट्राइक रेट भी कोई खिलाड़ी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इवन के सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो थे 100 के स्ट्राइक रेट पे भी नहीं आ रहे थे, और रोहित शर्मा ऐसे बंदे थे जो मेरे ख्याल से 104 105 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। हेनरी क्लासन जैसे बैट्समैन ने भी 50 बॉलों में 50 रन बनाए थे। तो यूएस के अंदर बैटिंग करना जो था वो अजाब हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम ने एटलीस्ट अपना कंट्रीब्यूशन हर मैच में दिया। पहला मैच बाबर आजम ने यूएस के खिलाफ खेला, 43 बॉलों पे 44 रन, 102 का स्ट्राइक रेट। दूसरा मैच 10 बॉलों पे 13 रन अगेंस्ट इंडिया, 130 का स्ट्राइक रेट। जहां पर एक बॉल पे 1 रन बनाना मुश्किल था, वहां पे बाबर आजम ने 10 बॉलों पे 13 रन बना, बहुत अच्छा खेल रहा था, आउट हो गया। इस तरह नहीं था कि बाबर आजम एंड तक गया और मैच फिनिश नहीं कर पाया। बाबर आजम देखिए जब खेलते हैं ना, मैच शुरू में ही फिनिश हो जाता है, मैच फंसता ही नहीं है। उसके बाद तीसरा मैच कनाडा के खिलाफ खेला, पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ 33 बॉलों पे 33 रन बनाया। बाबर आजम ने 100 के स्ट्राइक रेट से, अगेन जो कि उस पिच की रिक्वायरमेंट थी। फिर आखिरी मैच खेला आयरलैंड के खिलाफ, जो कि 34 बॉलों पे 32 रन थे, जो कि ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट ही था, 94 का सॉरी। तो पूरे इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने 101.67 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करा, विच इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तानी बैट्समैन। और अगर आप अदर बैट्समैन भी देखें जिन्होंने फाइनल या सेमीफाइनल नहीं खेला यूएस में, जिन्होंने सिर्फ यूएस के अंदर क्रिकेट खेली, उनके स्ट्राइक रेट्स आप देख लें, 100 से ऊपर किसी का भी स्ट्राइक रेट नहीं जा रहा। तो इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने तकरीबन 122 रन बनाए 120 बॉलों पे, और स्ट्राइक रेट रहा 101 रन का। 2024 में जो बाबर आजम ने स्कोर्स किए, तो बाबर आजम का जो पूरे साल का जो स्ट्राइक रेट बनता है वो 141 142 का बनता है ऑलमोस्ट, अगर आप ये वर्ल्ड कप के स्टैटिस्टिक्स हटा दें, क्योंकि वहां पे स्लो ओवर रेट से ही रन बन रहे थे। उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है बारिश की वजह से 7 ओवर्स का मैच होता है, 3 पे 2 बनाते हैं, 2 पे 3 बनाते हैं, फिर 3 बॉलों पे 3 रन अगले मैच में बनाते हैं। दूसरे में तीसरे T20 में बाबर आजम 28 बॉलों पे 41 रन बनाते हैं, जो कि 146 का स्ट्राइक रेट होता है। अगेन अगर आप ओवरऑल सीरीज का स्ट्राइक रेट देखें, एवरेज देखें, तो 142.42 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने खेला है। उसके बाद आखिरी जो मैच खेला है बाबर आजम ने T20, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 बॉलों पे 0 रन बनाए थे पहले मैच में। दूसरे मैच में 20 बॉलों पे 31 रन बनाए थे, जो कि अपनी फॉर्म कैरी कर रहे थे, उस वक्त कोशिश कर रहे थे कमबैक करने के लिए, और 155 का स्ट्राइक रेट था। स्टिल अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में एवरेज स्ट्राइक रेट देखें तो बाबर आजम का 129 है। तो गाइस इस तरह से बाबर आजम ने जितनी भी सीरीज खेली 2024 के अंदर, वो ये बाबर आजम का रिकॉर्ड रहा। सिवाय आप T20 वर्ल्ड कप का स्ट्राइक रेट हटा दें, हर टूर में बाबर आजम 150, 160, 140, 145, 150 इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और आखिरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में भी 129 के स्ट्राइक रेट से खेला। बाबर आजम को यहाँ पर समझना होगा कि बाबर आजम किस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम इस तरह के खिलाड़ी हैं, और जो रिक्वायर्ड है पाकिस्तान के एंड पे, कि पाकिस्तान बाबर आजम से चाहता क्या है, वो यही है कि बाबर आजम इनिंग्स बनाए और उसके सराउंडिंग में पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेले। तो गाइस अगर पूरे साल देखा जाए तो बाबर आजम ने पूरे साल में 23 इनिंग्स के अंदर 738 जो थे वो रन बनाए हैं, 738 रन, जिसके अंदर अगर आप 50s देखें तो तकरीबन 6 या 7 जो है 50 स्कोर किए बाबर आजम ने इस पूरे साल के अंदर। कोई भी बाबर आजम के आसपास नहीं है रन बनाने में, 50 स्कोर करने में। हाँ, स्ट्राइक रेट में बाबर आजम का अगर आप
T20 का, जैसा मैंने आपको कहा, अगर पूरे साल का स्ट्राइक रेट देखे तो वो तो 132 133 का, लेकिन अगर वर्ल्ड कप हटा दे तो 140 142 का स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने खेला है, जो कि इस बात का सबूत है कि बाबर आजम की T20 स्ट्राइक रेट के अंदर डे बाय डे बेहतरी आ रही है, और जिस तरह का वो मेहनत कर रहे हैं अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर, वो भी दिखता है कि वो जिस तरह से शॉट्स डेवलप करने की करते हैं एक्स्ट्रा। तो गाइस ये वो वजह है कि जिसकी वजह से बाबर आजम को नॉमिनेट किया गया। यहाँ पे अगर गाइस हम अपनी बायसनेस हटा दें, ठीक है ना, अगर हम अर्शदीप के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अर्शदीप जब सबसे ज्यादा विकेटें लेकर T20 में नॉमिनेट हो सकते हैं, तो बाबर आजम साल में सबसे ज्यादा रन बनाकर क्यों नहीं नॉमिनेट हो सकते? जब जिम्बाब्वे की टीम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती, मतलब अगर आप टेस्ट स्टेटस रखने वाली टीमों की बात करें तो उनके खिलाफ जिम्बाब्वे की कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, उसके बावजूद जब सिकंदर रजा सेलेक्ट होता है तो आप सिकंदर रजा पे बात क्यों नहीं करते? आप अर्शदीप पे क्यों नहीं बात करते? आप ये क्यों नहीं बोलते अर्शदीप की जगह बुमराह होना चाहिए था? आप ये क्यों नहीं बोलते कि भाई सिकंदर रजा की जगह हार्दिक पांड्या होने चाहिए? लेकिन आपने सबको छोड़ के आपने सिर्फ बाबर आजम को टारगेट किया, जो हाईएस्ट स्कोरर है और जो कि पाकिस्तान के लिए हर मैच में कलीदी किरदार अदा करता है T20 के अंदर। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस रिकॉर्ड के हवाले से, क्या बाबर आजम के साथ ये ज्यादती नहीं है कि उसको बार बार रेस करना कि यार इसको क्यों नॉमिनेट किया गया, और क्या बाबर आजम T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड डिजर्व करते हैं कि नहीं करते? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आईसीसी की वेबसाइट पे जाके भी आप वोटिंग कर सकते हैं बाबर आजम को। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।